हेलो। अच्छा, तो एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर हमने ये पढ़ा था कि एटम एलिमिनेट हो जाते हैं, एटम रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन, और उन एडजेसेंट कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता है या मल्टीपल बॉन्ड बन जाता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन आपको लिखवा दी थी मैंने, डेफिनेशन लिखवा दी थी। और इस रिएक्शन को आप देखें, यहाँ पे X लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, R लगा हुआ है, H, और ये H लगा हुआ है, और यहाँ पे भी H है। इस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन, इसके साथ वाले को क्या कहते हैं? बीटा कार्बन। बेटा ये अल्फा कार्बन, ये क्या है? बीटा कार्बन है। तो जब इसको हम हीट देते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अल्कोहल के साथ, ठीक है, हीट देंगे तो क्या होगा? ये जो बीटा कार्बन है यहां से हाइड्रोजन निकलेगी। बेटा बीटा कार्बन से क्या निकलेगी? हाइड्रोजन, ठीक है। और हाइड्रोजन निकलेगी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगी कार्बन को, इस कार्बन को, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ से एक्स भी क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी, तो ठीक है, तो यहाँ से एक्स भी निकलेगा, इनके बीच में आएगा डबल बॉन्ड जिसको हम कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड बन जाएगा। तो आर एच हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, सी एच। अच्छा, एच मिला OH के साथ, वाटर बन गया, अल्किन बन गया, और दूसरा क्या बनेगा? वाटर, और प्लस में के एक्स बनेगा। अच्छा, अब देखो, वेन अल्काइल हैलाइड is heated with alcoholic potash, अल्कोहलिक पोटाश। अल्कोहल क्या करता है? इसका बेसिक करेक्टर को बढ़ाता है, जो वाटर है वो न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर को बढ़ाएगा, और जो अल्कोहल है वो किसको बढ़ाता है? बेसिक करेक्टर, बेस का बेसिक करेक्टर बढ़ जाता है। अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड। और रिएक्शन कौन सा होगा? एलिमिनेशन होगा। इट इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन। क्या कहते हैं इसको? बीटा एलिमिनेशन या 1,2 एलिमिनेशन। 1,2 क्यों कहते हैं इसको? बेटा बीटा एलिमिनेशन या 1,2 एलिमिनेशन इसको कहा जाता है, क्योंकि एक कार्बन से हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन से क्या हो जाती है? हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है, इसलिए इसको कहते हैं 1,2 एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, और अल्फा कार्बन से अल्फा बीटा एलिमिनेशन, इसको कहते हैं वैसे बीटा एलिमिनेशन है, भले आप अल्फा बीटा बोल दो, मगर है वैसे इसको कहते हैं बीटा एलिमिनेशन है, या 1,2 एलिमिनेशन कहा जाता है इसको। अच्छा, अब होगा क्या एलिमिनेशन रिएक्शन में? देखें, ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड। ब्रेकिंग किसकी हुई है? CX बॉन्ड की। अच्छा, ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड। अच्छा, ब्रेकिंग ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड। और 2 सिग्मा बॉन्ड।
ब्रेकिंग किसकी हुई है बेटा? 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक। फॉर्मेशन किसकी हुई है? पाई बॉन्ड की। इट इज ओवरऑल एंडोथर्मिक। ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक क्यों होगा? एंडोथर्मिक इसलिए होगा कि 2 सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं, तो 2 सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लग जाती है, ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और जो पाई बॉन्ड बनता है उसमें एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज नहीं होती, क्योंकि पाई बॉन्ड कमजोर बॉन्ड है तो एनर्जी रिलीज नहीं होती। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाता है? एंडोथर्मिक हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है इसको प्रोसीड करने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो एंडोथर्म ये एलिमिनेशन रिएक्शंस elimination reaction occurs at हाई टेम्परेचर। ये किस पे होगा? हाई टेम्परेचर पे होगा। इसका मतलब इसके लिए टेम्परेचर हाई की जरूरत पड़ती है, लो टेम्परेचर पे नहीं होगा। लो टेम्परेचर इसको फेवर नहीं करेगा। अच्छा, अब आते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शन। बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन की टाइप जैसे आपने पढ़ा था ACN1 ACN2 की टाइप है ना। देखो ACN1 मतलब न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन की टाइप्स हैं, ACN1 ACN2। ऐसे एलिमिनेशन रिएक्शन की भी गए टाइप्स हैं, E1 और E2। तो टाइप्स ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शन में एक होता है E1। E1 होता है यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर है। यूनिमॉलिक्यूलर समझते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल डिपेंड करेगा। अच्छा, E2 क्या होगा? बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बेटा एक यूनिमॉलिक्यूलर एक है। अच्छा देखें, एलिमिनेशन रिएक्शन में 2 एटम को एलिमिनेट होना ही होना है। किसको? अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को। अगर बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव होना है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव होना है। ठीक है, अगर ये रिमूवल साथ हो जाती है, ये रिमूवल क्या हो जाती है? एक साथ हो जाती है रिमूवल, और डबल बॉन्ड भी एक साथ बन जाता है, तो वो E2 होगा। अगर बॉन्ड ब्रेकिंग अलग अलग होती है, पहले कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन और उसके बाद कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ये क्या होगा? E1 होगा। तो इसका मतलब है मैकेनिज्म का फर्क है। जैसे आप लोगों ने SN1 का मैकेनिज्म पढ़ा था, सेम E1 का होगा। जैसे आपने SN2 को पढ़ा था, E2 का मैकेनिज्म भी बिल्कुल वैसे ही होगा। ठीक है, तो पहले आते हैं हम E1 पे। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, it occurs in 2 steps। कितने स्टेप्स में होगा? 2 स्टेप्स में होगा। ठीक है, अच्छा पहला जो स्टेप है वो ब्रेकिंग होगी, CX बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड।
तो इसका मतलब इसका पहला स्टेप और एसिन का पहला स्टेप दोनों एक जैसे है। एसिन के स्टेप में क्या था, ब्रेकिंग ऑफ सी एक्स बांड था, इसमें भी क्या है, ब्रेकिंग ऑफ सी एक्स। तो जो पहला स्टेप है इसका, फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, वो है ब्रेकिंग ऑफ सी एक्स बांड। ब्रेकिंग ऑफ सी एक्स बांड, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हेलोजन बांड, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन किसकी होगी, कार्बोकेटाइन की। तो इसका मतलब है E1 का जो मैकेनिज्म होगा वो भी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करेगा। SN1 का मैकेनिज्म यही है। अच्छा, तो पहला स्टेप ये हो गया, फिर क्या, 6 फॉर्मेशन कार्बोकेटाइन। ये अल्काइल हैलाइड लिया हमने, टर्शियरी कार्बोकेट अल्काइल हैलाइड, ये अल्फा कार्बन, ये क्या है, बीटा कार्बन, ये अल्फा और बीटा। तो अब बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, ठीक है, बॉन्ड जो टूटेगा वही वाला टूटेगा, CX बॉन्ड स्प्लिट हो जाएगा स्लोली एंड रिवर्सिबली। स्लोली एंड रिवर्सिबली इनका क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देखो इनका बॉन्ड ब्रेक हो गया और कार्बन के ऊपर कौन सी चार्ज जाएगी, पॉजिटिव। अच्छा, दूसरा बन गया हेलाइड है, तो इसको कहते हैं कार्बोकेटाइन। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको क्या बोलेंगे हम, कार्बोकेटाइन। और ये बना स्लोली एंड स्लोली रिवर्सिबली, स्लोली एंड रिवर्सिबली इनका बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। अच्छा, अब सेकंड स्टेप में बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगी। सेकंड स्टेप में क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगी और डबल बॉन्ड बनेगा। और क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच, और वो स्टेप होगा फास्ट। तो अब आते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या है, रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन का रिमूव होना, या बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन या मल्टीपल बॉन्ड। यार अल्कीन बनेगा तो मल्टीपल बॉन्ड बनेगा ना। देखो रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन या फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन या फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। अच्छा, तो ये बीटा हाइड्रोजन जो भी एसिडिक होती है, बीटा हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। अब बेस क्या करेगी, ये जो बेस है, ये बी नेगेटिव का मतलब ये बेस है, ये बेस किस पर अटैक करेगी, बीटा हाइड्रोजन को निकालेगी, बीटा हाइड्रोजन को क्या करेगी, यहां से रिमूव करेगी, और अल्फा और बीटा के दरमियान क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और ये स्टेप होगा फास्ट में, ये क्या होगा, फास्ट स्टेप होगा। इनके दरमियान देखो डबल बॉन्ड आ गया, क्या बन गया, अल्कीन। बेस और एच का बॉन्ड बन जाएगा, जिसको हम लिखेंगे BH। क्या लिखेंगे हम, बी और एच का बॉन्ड बन जाएगा। अगर सबको कहते हैं बी OH है, तो OH और H का बन जाएगा, वाटर बन जाएगा।
इसका मतलब बेस का बॉन्ड बनेगा। अगर BNH2 है तो NH2 और H मिलकर क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। नहीं तो बेस का बॉन्ड किसके साथ बनेगा, प्रोटॉन के साथ। जो बेस का बॉन्ड बनेगा वो प्रोटॉन के साथ बनेगा। तो कितने स्टेप्स में ये रिएक्शन हुआ, 2 स्टेप्स के अंदर। अच्छा तो पहला स्टेप क्या है, जो पहला स्टेप है वो रेट डिटरमाइन स्टेप है, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप, एंड रेट डिटरमाइन स्टेप, rate determining step. In first step, only one molecule is participating. सिर्फ एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, सो इट्स यूनिमॉलिक्यूलर। ये क्या होगा, मैं बात कर रहा था इस स्टेप की, ये ये फर्स्ट फर्स्ट स्टेप है ना, ये रेट डिटरमाइन स्टेप है, स्लो स्टेप है। इसके अंदर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल शामिल है, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड या सबस्ट्रेट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इट इज यूनिमॉलिक्यूलर, फर्स्ट ऑर्डर यूनिमॉलिक्यूलर, फर्स्ट ऑर्डर। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन concentration of alkyl halide या substrate इस पे डिपेंड करेगा, अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे या सबस्ट्रेट पे। रेट ऑफ रिएक्शन do not depend upon concentration of न्यूक्लियोफाइल। रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं होगा या बेस पे डिपेंड नहीं करेगा। न्यूक्लियोफाइल को या बेस लिखो, कंसंट्रेशन ऑफ बेस, बेस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब बेस से इंडिपेंडेंट है। क्योंकि बेस आती है किसके अंदर, फास्ट स्टेप के अंदर। फास्ट स्टेप पे रेट डिपेंड नहीं करेगा, तो रेट डिपेंड करेगा किस पर, स्लो स्टेप में। स्लो स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है, तो इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अल्काइल हैलाइड के, या इसको सबस्ट्रेट भी कहा जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के सबस्ट्रेट। अगर सबस्ट्रेट की कंसिक्वेंस को डबल करेंगे रेट डबल हो जाएगा, या अल्काइल हैलाइड की कंसिक्वेंस को डबल करें तो रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मगर बेस को डबल करने से रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेस पे डिपेंड ही नहीं करता, सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है। तो इसके ऊपर पावर क्या होगा, 1 होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसका, 1 होगा। ठीक है,
टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ठीक है, केवल E1 ठीक है, क्योंकि कार्बोकेटाइन जो बनता है उसके अंदर स्टेबल बन जाता है। तो रेट ऑफ E1 डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अच्छा, इसमें एक चीज और भी होती है, कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट भी होती है। आपको मैंने बताया था एक जगह पे, मैं आप जब पढ़ा रहा था आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो कार्बोकेटाइन जो बनता है ना वो इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है तो उसके अंदर रीअरेंजमेंट भी होती है। इसका मतलब है रीअरेंजमेंट का मतलब किस तरह, अगर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, अगर पॉसिबिलिटी तो टर्शियरी बन जाए तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ज्यादा है। लेकिन अब नेचुरली वो टर्शियरी नहीं है सेकेंडरी, मगर उसके रीअरेंजमेंट में वो टर्शियरी अगर बन रहा है, टर्शियरी बन रहा है, तो उसका मतलब है कि वो ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इसका मतलब उसके अंदर रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। अच्छा, E1 एंड SN1, E1 और SN1 में, SN1 के अंदर और E1 के अंदर कार्बोकेटाइन से इंटरमीडिएट is intermediate, so rearrangement of carbocation is possible। रीअरेंजमेंट कार्बोकेटन की पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल है कि इसके अंदर रीअरेंजमेंट हो जाए। देखो कैसे, एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। ठीक है, इधर से Cl। अच्छा, अब देखो, ये अल्फा कार्बन है, ये क्या है, बीटा कार्बन, ये भी क्या है, बीटा कार्बन है, क्योंकि अल्फा कार्बन जो एडजेसेंट है वो बीटा होगा। अब प्लस, अच्छा अब क्या होगा इसके अंदर, पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में, पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में कार्बोकेटाइन बनेगा, मगर बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। भाई सेकंड अल्काइल हैलाइड है ना, सेकंड अल्काइल हैलाइड है ये अल्काइल हैलाइड है सेकेंडरी। अब क्या होगा, कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, 2 डिग्री बनेगा, CH3, सी इधर ये CH3 है, ये H है, ये क्या है, CH है। अब पॉजिटिव चार्ज आ गई इसके ऊपर, आगे क्या बनेगा, CH प्लस Cl, प्लस में क्या बन गया, Cl, तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगी। क्या होगा, रीअरेंजमेंट। अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना,
सपोज ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये भी मिथाइल ग्रुप लगा देता हूं, ठीक है, मिथाइल ग्रुप। तो अब क्या होगा, ये 2 डिग्री से क्या बनेगा, 3 डिग्री। ट्रांसफर किसकी होगी, या तो अगर हाइड्रोजन लगी हुई है तो हाइड्रोजन भी ट्रांसफर हो जाएगी इधर, या मिथाइल की ट्रांसफर होगी। मतलब अगर सेकेंडरी से टर्शियरी बनाना है, कार्बोकेटाइन सेकेंडरी से क्या बनाना है, टर्शियरी बनाना है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन की भी ट्रांसफर हो सकती है, हाइड्रोजन की भी क्या होगी बेटा, यहाँ से हाइड्रोजन लगी हुई ना, अगर होती है हाइड्रोजन तो भी ट्रांसफर होकर इधर आती है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाती है। अगर मिथाइल है तो मिथाइल की भी क्या हो जाएगी, ट्रांसफर। इसका मतलब है ट्रांसफर किसकी हो सकती है, हाइड्रोजन की भी ट्रांसफर हो सकती है, मिथाइल की भी ट्रांसफर, ताकि जो कार्बोकेटाइन है वो क्या बने, स्टेबल बन जाए। क्या बन जाए, स्टेबल। तो अब क्या होगा इसका, ये इंटरमीडिएट है, अब इसकी होगी रीअरेंजमेंट। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये CH पॉजिटिव है, ठीक है। अब क्या होगा, ये CH3 है, अब क्या होगा, ये मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर होगा, मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर होकर इधर आ जाएगा बेटा, मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर होकर यहाँ पे आएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। ये मिथाइल ग्रुप यहाँ जाएगा, मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर होकर इधर आएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगी, तो इसको कहते हैं रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट, CH3 ट्रांसफर, CH3 की क्या हुई है, ट्रांसफर हो गई यहाँ पे। तो अब क्या हो जाएगा, CH3 ऊपर भी CH3, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चल जाएगी। ये मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर होकर यहाँ पे आ गया बेटा, इधर देखो, ये मिथाइल ग्रुप की ट्रांसफर इस कार्बन पे होगी, इधर देखो, और यहाँ CH3, तो क्या बन गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो 2 डिग्री से 3 डिग्री, तो हाइड्रोजन की भी ट्रांसफर हो सकती है इसमें, हाइड्रोजन की भी ट्रांसफर हो सकती है, या तो हाइड्रोजन की ट्रांसफर होगी या मिथाइल की ट्रांसफर होगी, हाइड्रोजन की भी ट्रांसफर हो सकती है अगर पॉसिबिलिटी है तो। हाँ, अब क्या होगा, अब हाइड्रोजन निकलेगी, अब हाइड्रोजन कौन सी निकलेगी, ये वाली हाइड्रोजन निकलेगी, इधर से हाइड्रोजन निकलेगी, इनके बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये हाइड्रोजन निकलेगी। अब जो हाइड्रोजन निकलेगी, साथ वाला कार्बन है ना, उसी में से हाइड्रोजन निकलेगी, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन जो निकलेगी वो स्टेबल अल्कीन नहीं बनाएगी, अल्कीन भी क्या बनना चाहिए, स्टेबल अल्कीन बनना चाहिए, तो इसका मतलब है यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी। अब ये देखो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, अब इस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के ऊपर देखो CH3, C ऊपर CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, CH यहाँ पे मिथाइल, और यहाँ पे क्या है, CH3। अच्छा, अब हाइड्रोजन कौन सी निकलेगी, ये वाली हाइड्रोजन निकलेगी, क्योंकि हमें स्टेबल अल्कीन बनाना है। क्या बनाना है, हालांकि ये हाइड्रोजन भी निकल सकती है, यहाँ पे डबल बना सकता है, क्यों, ये भी बीटा हाइड्रोजन है, ये भी क्या है भाई, देखो बीटा, या बीटा कार्बन कौन से हो गए, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। अब हाइड्रोजन कौन सी निकल सकती है भाई, इस हिसाब से, इसमें पॉजिटिव चार्ज है ना, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसके हिसाब से बीटा कार्बन ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब हाइड्रोजन कौन सी निकल सकती है, तीनों हाइड्रोजन निकल सकती हैं, मगर स्टेबल अल्कीन तब बनेगा, स्टेबल अल्कीन जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो स्टेबल अल्कीन होगा, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगी। अनस्टेबल अल्कीन वो होता है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड पे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हो। स्टेबल अल्कीन वो होता है अगर अल्कीन है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उस पे हाइड्रोजन लगी हुई है ना, तो अनस्टेबल होगा, वो क्या होगा, अगर उसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है तो अल्कीन जो बनेगा ज्यादा स्टेबल बनेगा। देखो सब्स्टिट्यूशन से मुराद ये मैं बता देता हूँ, ये भी एक दिन मैंने आपको पढ़ाया था कि इसके ऊपर इधर भी आर लगा हो, इधर भी आर लगा हो, इधर भी आर लगा हो, इधर भी आर, तो ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो इस कार्बन के ऊपर 2 अल्काइल ग्रुप, इस कार्बन के ऊपर 2 अल्काइल ग्रुप लग जाएंगे, तो इसका मतलब ज्यादा स्टेबल हो जाएगा अल्कीन, अल्कीन क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको रिएक्शन करवाते हैं। अब इसके ऊपर टेक ऑन करता है बेस,
ये बेस है। अच्छा, बेस क्या करेगी? बेस रिमूव करेगी किसको? बीटा हाइड्रोजन को। ये बीटा हाइड्रोजन निकल जाएगी, और बीटा हाइड्रोजन निकलने के बाद क्या हो जाएगा? CH3 लगा हुआ है, ऊपर भी CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये हाइड्रोजन भी निकल गई, इस पर CH3 लगा हुआ है और ये CH3। तो बताओ, ज्यादा सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी इसके ऊपर। अच्छा, ये बन गया 2,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटीन बन गया प्लस BH। अब देखो इसके अंदर क्या हुआ? रीअरेंजमेंट हुई है कार्बोकेटाइन के अंदर। कार्बोकेटाइन में क्या हुई है? रीअरेंजमेंट। याद कर लो, जब भी आपको अल्काइल हैलाइड दिया जाएगा ना, SN1 या SN2 दोनों में है। SN1 में भी SN1 और E1, SN1 में भी कार्बोकेटाइन बनता है इंटरमीडिएट, E1 में भी कार्बोकेटाइन बनता है। दोनों के अंदर रीअरेंजमेंट क्या होगी? पॉसिबल इसके बाद प्रोडक्ट बनाना, रीअरेंजमेंट करके फिर प्रोडक्ट बनाना। ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है कि जो एक ओरिजिनल टर्शियर कैंडिडेट है, एक रीअरेंज टर्शियर कैंडिडेट है, अब उनमें ज्यादा स्टेबल कौन होगा? नहीं। अब मैं बता, एक बंदा है जिसके अंदर नेचुरल एक दिल लगा हुआ है, एक आर्टिफिशियल दिल लगा कर आ जाता है, आर्टिफिशियल ऑर्गन बॉडी में लगा कर आता है, तो इसका मतलब वो बंदा जो होगा वो ज्यादा। देखो, हम कहते हैं एक देखो इंसान है जिसको अल्लाह ताला ने एक सिस्टम ऑर्गन दिए बॉडी के, दूसरा ट्रांसप्लांटेशन हो जाती है, जी तो दोनों रहे हैं। इसमें अल्काइल मतलब बना है रीअरेंजमेंट से। रीअरेंजमेंट वाला नेचुरल के मुकाबले में एक देखो, एक नेचुरल टर्शी है, एक क्या है ओरिजिनल, उसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं की। दूसरे में क्या किया? रीअरेंजमेंट किया हुआ जो होगा वो इतना स्टेबल टर्शी से, ओरिजिनल टर्शी से नहीं होगा। मैं बता देता, अगर सपोज करते हैं आपको एक रीअरेंजमेंट किया हुआ दिया जाए, वो एक्चुअली ओरिजिनल सेकेंडरी था। ओरिजिनल क्या था वो? इधर देखो, ये ओरिजिनली क्या था? सेकेंडरी था ओरिजिनल, मगर उसको रीअरेंजमेंट करवाकर टर्शी बनाया है, रीअरेंजमेंट हुआ, तो इसका मतलब है ये इतना स्टेबल नहीं होगा जितना, हाँ ये सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब नेचुरल सेकेंडरी से क्या होगा? क्योंकि नेचुरल सेकेंडरी तो यह खुद ही इसी से रीअरेंज हुआ। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कोई क्वेश्चन, एक नेचुरल टर्शियर कंपेयर जिसे ओरिजिनल टर्शियर का ले है जिसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुई, दूसरा बना रीअरेंजमेंट से टर्शी, रीअरेंजमेंट के जरिए टर्शी बना, वो उसका मुकाबले में उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा जितना, ठीक है, ओरिजिनल जो टर्शियर का ले है। तो याद कर लो, E1 में और SN1 में जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन के अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। और जितना स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की ज्यादा होगी उतना SN1 का रेट भी ज्यादा होगा। रेट ऑफ SN1 क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की ज्यादा है तो इसका मतलब है कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? टर्शियरी, देन प्राइमरी। तो SN1 और E1 का रेट भी ज्यादा होगा। किसके अंदर? टर्शियरी में ज्यादा होगा, देन प्राइमरी। अच्छा, तो रेट ऑफ E1 का रेट सबसे ज्यादा किसमें होगा? उसके बाद सेकंड ईयर का ही लेना है, उसके बाद प्राइमरी ईयर का ही लेना है, क्योंकि टर्शियरी में कार्बोकेटाइन जो बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। SN1 का भी यही सेम है। SN1 का ट्रेंड बता दिया था आपको मैंने, SN1 का ट्रेंड भी यही है सेम। उसमें सब्स्टिट्यूशन, इसमें एलिमिनेशन है, उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन और इसके अंदर एलिमिनेशन है। इसका पहला स्टेप SN1 का और E1 का क्या होता है? दोनों सेम है, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता है दोनों में, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। सेकंड में उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है
इलेक्ट्रोफिल कार्बन के ऊपर, और उसमें बेस जो अटैक करता है वो किस पर अटैक करता है? बीटा हाइड्रोजन के ऊपर। अगर बेस बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो एलिमिनेशन, अगर बेस अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पर? तो सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब वो डिपेंड करता है, सेकंड स्टेप में प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएंगे, या तो सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है, एलिमिनेशन भी हो सकती है। मगर मैं आपको बता दूं दोनों रिएक्शन साथ साथ चलते रहते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूशन भी होगी, इसका मतलब ये नहीं कि 100% आपको एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी मिलेगा। क्यों? इधर देखो, आप बता, रीजन है, देखो उसका रीजन है ना, ये देखो अब रीअरेंजमेंट किया हुआ है प्रोडक्ट, ये देखो अब ये बेस है ना, मतलब बेस समझे, न्यूक्लियोफाइल भी है, क्या है? नेगेटिव आयन है ना। अच्छा, तो ये इसके साथ भी अटैच हो सकती है, नहीं हो सकती? इधर लग सकती है, नहीं? अगर ये OH है तो इधर लग सकता है, नहीं लग सकता? पॉजिटिव कार्बन के ऊपर भी लग सकता है ना, तो इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देगा। अगर ये बीटा हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। फिर हम क्या करते हैं, कंडीशन को चेंज करके एलिमिनेशन को परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। जैसे हीट देकर क्या करेंगे, हीट देंगे तो क्या होगा, एलिमिनेशन का प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। लो टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब कंडीशन को चेंज करके या सॉल्वेंट की पोलैरिटी को चेंज करके, कंडीशन को चेंज करके हम एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रोडक्ट बढ़ा सकते हैं, या कंडीशन के चेंज करके सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट बढ़ सकता है। इसका मतलब बाद में कंडीशन को चेंज करके सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन के प्रोडक्ट को हम बढ़ा सकते हैं। बाकी बेसिकली दोनों बेटा साथ साथ चलते रहते हैं। हमने एक प्रोडक्ट लिखा है मगर साथ में दूसरा भी बनाए, मगर वो मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहे इसका। जब दोनों को हमने साथ पढ़ा तो उसका बाद दोनों प्रोडक्ट लिखेंगे हम, ये एलिमिनेशन का प्रोडक्ट है, ये सब्स्टिट्यूशन का। किसमें एलिमिनेशन का प्रोडक्ट का परसेंटेज ज्यादा होगा, सब्स्टिट्यूशन का कम होगा। किसमें सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगी, एलिमिनेशन कम होगी। तो इसका मतलब आगे पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन वर्सेस, दोनों का मुकाबला है, इसमें सब्स्टिट्यूशन जीत जाती है, इसमें एलिमिनेशन का परसेंटेज बढ़ जाता है।